तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको एक फंक्शन दे दिया गया है और आपसे ये पूछा गया है कि जी बताएं क्या ये चीज़ एक प्रोपोजिशन है। तो ये चीज़ एक प्रोपोजिशन नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी x और y डायरेक्टली गिवन होंगे, उनकी वैल्यूज गिवन नहीं होंगी, तो वो चीज़ जो है वो प्रोपोजिशन नहीं होगी। तो ये वाला जो फर्स्ट वाला पूछा गया है, तो इसका आंसर है नो। और नो के रिस्पॉन्स में भी आप लिख सकते हैं कि इस वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ पर वापस से वैल्यूज गिवन नहीं है। अगर आप सेकंड देखें तो क्या पूछा गया है कि क्या ये एक प्रोपोजिशन है, तो ऑब्वियसली इट्स यस। और यस इस वजह से है क्योंकि आपको वैल्यूज प्रोवाइड कर देंगी, अब आप ट्रुथ वैल्यू निकाल सकते हैं। वो चाहे ट्रू है या फॉल्स है वो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन एटलीस्ट ये चीज़ तो अब कंफर्म हो गई है कि आप ट्रुथ वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर यस है। अब अगर हम ट्रुथ वैल्यू निकालें क्यू ऑफ 3 और 3 7 की, तो मैं साथ साथ आपके साथ व्हाइट बोर्ड शेयर कर देती हूँ ताकि हम उसके ऊपर जो है वो कैलकुलेट करते जाएं, इधर आंसर्स लिखते जाएं। तो हमारे पास है क्यू ऑफ 3 7, ठीक है, क्यू ऑफ 1 6, क्यू ऑफ 2 2। तो इन तीन की हमने ट्रुथ वैल्यू निकालनी है और फंक्शन जो आपको दिया गया है वो है क्यू ऑफ x y, that is x plus 5 is greater than y। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन गिवन है। अगर हम सिंपली कैलकुलेट कर लें, जो कि आपको पता भी है कि कैलकुलेट कैसे किया जाना है, तो सबसे पहले क्यू ऑफ 3 7 निकालते हैं। क्यू ऑफ 3 7 निकालने का मतलब ये है कि आपने x की जगह 3 पुट करना है और y की जगह 7। 3 + 5 8 होता है। 8 इज ग्रेटर देन 7, यस इट इज। तो ये चीज़ आपके पास ट्रू है। अगर हम 1 6 के अगेंस्ट कैलकुलेट करें तो x की जगह 1 पुट करना है। 1 + 5 इज ग्रेटर देन 6, नो इट्स नॉट, क्योंकि 6 इज नॉट ग्रेटर देन 6, 6 इज इक्विवेलेंट टू 6। तो ये वाला आपके पास फॉल्स है। ठीक है, थर्ड को चेक करते हैं। 2 + 5 इज ग्रेटर देन 2, नो इट्स नॉट, तो ये भी आपके पास f है। तो अगर हम वापस स्लाइड पर चलें तो ये हमारे पास जो था ये ट्रू था, ये भी f है और ये भी हमारे पास इसका आंसर भी f आ रहा है। ठीक है जी। अब लास्टली आपसे सवाल चौथा जो पूछा गया वो पूछा गया कि क्या Q ऑफ 3 y प्रोपोजिशन है, तो ये भी प्रोपोजिशन नहीं है। जब भी आपके पास अवेलेबल सारी वेरिएबल्स की वैल्यूज नहीं दी जाएंगी तब तक वो चीज़ प्रोपोजिशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये प्रोपोजिशन नहीं है, बाकी रेस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब जिनका सवाल है वो पूछ सकते हैं। जी अब्दुल्ला। जी मैम, ये मैंने पूछना जो आपने सवाल दिया है, जो पहली लाइन है लेट क्यू एक्स वाई डू नॉट x + 5, तो ये जो x + 5 है ये वैसे दी होगी या 5 आपने निकलवाई है वैल्यू? बेटा अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ रही हैं एक्सेप्ट द रेड कलर, ये सब कुछ आपको गिवन होगा इस वाली साइड पर। ठीक है, और ये जो इसके आगे नो येस टी और एफ लिखा है ये आपने निकालना होगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है गिवन होगा तभी आप उसके बारे में उसकी ट्रुथ वैल्यूज बता सकते हैं, और इसके अलावा जो आप नहीं फाइंड आउट कर सकते ना। मिस ये थर्ड वाला फॉल्स थैंक यू किस मिस। तरह? मैम थर्ड वाला तो ट्रू नहीं होगा ये। अच्छा अच्छा, शायद हो सकता है मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है। हाँ जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से ट्रू होगा। दैट मीन्स 2 + 5 इज ग्रेटर देन 2, यस इट इज। 7 इज ग्रेटर देन 2, बिल्कुल ये ट्रू है। ठीक है जी। और ठीक है बेटा, ये समझ आ गई आपको ये वाली साइड। तो ये कल हमने विद 1 वेरिएबल भी देखा था, 2 वेरिएबल भी देखा था और 3 वेरिएबल्स भी देख लिया था। अभी भी मैंने आपके सामने जो है वो सॉल्व करके दिखा दिया। अब जो है मैं आपको इस साइड वाले सवाल सॉल्व करके दिखा देती हूँ, जहाँ पे हमने एक क्वांटिफायर के बारे में पढ़ा था और वो क्वांटिफायर था यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्वांटिफायर कब ट्रू होता है, कौन बताएगा हमें? जी स्टूडेंट्स, कौन बताएगा कब जब होता है ट्रू यूनिवर्सल को? सारी वैल्यूज ट्रू हो। बिल्कुल गुड। और कोई बताना चाहे हमें? जी क्लास। तो कोई ऐसा स्टूडेंट जो हमें बताना चाहे कि जी मुझे कब ट्रू होता है हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर? चले फॉल्स का बता दें, ट्रू का तो फिर भी हमें बता दिया गया है। जब कोई भी एक फॉल्स होता है तो ये फॉल्स होता है। उसकी रीजन भी देनी होती है साथ। बिल्कुल, हमने हम एक काउंटर रीजन भी देनी एग्जांपल होती देनी है। होती है। बिल्कुल ठीक है, मैं बस क्वेश्चन नोट डाउन कर लूँ फिर हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। डोमेन है ऑल इंटीजर्स। ठीक है जी, पहला सवाल आपको ये दिया गया था, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ट्रुथ वैल्यू बतानी है फॉर ऑल एक्स एच ऑफ एक्स की, और जो आपको फंक्शन गिवन है वो है, एक मिनट, ये 4 है, y नहीं है। स्पेसिफिकली मैं इसको 4 लिख लूँ क्योंकि अभी अभी मैं देख के खुद भी कंफ्यूज हो गई थी कि ये क्या लिखा हुआ है।
लेट मी जस्ट कंफर्म, बिल्कुल ये 4 ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो आपके पास डोमेन गिवन है, आपने बस ये कुछ सैंपल वैल्यूज के लिए टेस्ट कर लेना है, और अगर आपका आंसर हमेशा ट्रू आ रहा है तो इसका मतलब है ये ट्रू है। लेकिन अगर आपको एक भी ऐसी एग्जांपल मिल जाए जिसके अगेंस्ट आपका आंसर फॉल्स हो, तो इसका आंसर जो है वो फॉल्स ही होगा। आप जब इसको सॉल्व करना शुरू करें तो आप कोशिश करें कि आप मल्टीपल डोमेन से वैल्यूज पिक करें, कुछ पॉजिटिव डालें, कुछ नेगेटिव डालें, कुछ बड़ी डालें, कुछ छोटी डालें, ताकि आपके पास सारी तरह की डोमेन से टेस्ट हो। ठीक है, जैसे मैं इसको क्या कर सकती हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं पहले इसमें नेगेटिव वैल्यू डालती हूँ, तो मैं पहले एच ऑफ -1 लेती हूँ। इसी तरह से मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि एच ऑफ 10 या 4 या 5 लेके देख लूँ, -5 या -4, ताकि मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि अच्छा छोटी वैल्यूज के लिए तो वर्क कर रहा है, क्या बड़ी वैल्यूज के लिए भी ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो एच ऑफ -1 कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर जो होता है वो आपके पास 1 ही होता है, तो मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ आंसर, ताकि ये जो है वो इन शॉर्ट ही मेरा मसला हल हो जाए। तो ये आ गया 1 + 4 इज ग्रेटर देन 1, येस इट इज, यानी एच ऑफ -1 तो मेरे पास ट्रू आ रहा है। -5 भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं, तो -5 का स्क्वायर होता है 25 + 4 इज ग्रेटर देन 25, येस इट इज ट्रू, यानी आपके पास नेगेटिव वैल्यूज के लिए तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। जीरो के लिए पुट करके देखें, तो जब जीरो डालेंगे तो जीरो स्क्वायर यानी जीरो बच जाएगा, 0 + 4 इज ग्रेटर देन 0, येस इट इज। ठीक है, कुछ पॉजिटिव के लिए चेक कर लें, लेट्स से 6 के लिए कर लें, यह आ जाएगा 36 + 4 इज ग्रेटर देन 36, यस 40 इज ग्रेटर देन 36। तो यानी मेरे पास ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो मैंने टेस्ट किए हैं उनके लिए ठीक है, और मैं अब यहाँ पर ये देख रही हूँ कि इसका मतलब है कि ये जो मेरी जितना मैंने सैम्पल स्पेस से टेस्ट किया उसके लिए करेक्ट है, और अगर मैं कोई भी सैम्पल स्पेस में से वैल्यू पिक करके देख रही हूँ तो उसके लिए ट्रू ही आ रहा है, तो मैं कहूँगी जी ये ट्रू है। और हमने ये देखा था कि ट्रू के केस में ट्रू लिखना इज सफिशिएंट, ज़्यादा ज़्यादा लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ट्रू लिख देंगे, और अगर आप ये वाला काम जो आपने साइड पे किया है इसके नीचे सॉल्व कर देंगे तब भी करेक्ट है, अगर आप खाली ट्रू लिख रहे हैं तब भी इट्स कंसिडर्ड एज करेक्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है आपको। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि सवाल है z ऑफ x जो है वो है आपके पास x + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, और डोमेन थी यहाँ पर आपके पास ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव v कहते हैं इसको, और आपने ट्रुथ वैल्यू बतानी है फॉर ऑल x z ऑफ x की। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो चलें क्लास आप मुझे बताएं इसका आंसर आपके पास क्या है, फिर मैं सॉल्व करती हूँ। चैट में बताना है, ऐसे नहीं बताना। ठीक है, चलें बताएं। चलें मैं अब डोमेन चेंज करती हूँ, और डोमेन चेंज के साथ आपने मुझे बताना है। तो डोमेन है ऑल इंटीजर्स। ठीक है, ऑल इंटीजर्स डोमेन को अब आपने परसीव करना है, और ऑल इंटीजर्स के लिए आपने मुझे आंसर बताना है। तो अगर हम इसको देखें विद ऑल इंटीजर्स, और फिर मैं आपको इसके अलावा दूसरे वाले के लिए भी बता देती हूँ कि इससे पहले वाले केस में क्या था। तो अगर आप ऑल इंटीजर्स के साथ देखें तो काम आपने वही करना है कि आपने कोई ऐसी एग्जांपल ढूंढ के निकालनी है जिसके अगेंस्ट आंसर अगर फॉल्स आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं यहाँ पुट कर लूँ 1, ठीक है, तो इट्स लाइक z ऑफ 1 अगर मैं निकालती हूँ, तो मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप स्पेसिफिकली ये समझ पाएँ कि ये हमारा सोल्यूशन वाला पार्ट है। z ऑफ 1 निकालती हूँ, z ऑफ 1 मेरे पास आ जाएगा 1 + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, यस इट इज 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, यानी z ऑफ 1 तो ठीक आ रहा है। चलें कुछ और टेस्ट करती हूँ, z ऑफ लेट्स से 4 टेस्ट करती हूँ, तो ये बन गया 4 + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, यस ये भी ठीक आ रहा है, यानी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए तो रिलेटिवली ठीक काम कर रहा है। जीरो के लिए टेस्ट करते इससे हैं। अगर -4 पुट करें, बेटा आ रहे हैं ना उसके ऊपर, जरा थोड़ा सा वेट क्या करें। ठीक है, जीरो पुट करते हैं, तो 0 + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, यस इक्वल लगा हुआ है, तो जीरो के लिए भी इट्स करेक्ट। नेगेटिव वैल्यूज पे टेस्ट करते हैं, लेट्स से -1 ही पुट करके देख लेते हैं। तो ये हो गया -1 + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, -1 + 4 हो जाएगा 3, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, नो। तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव वैल्यूज के लिए ठीक काम नहीं कर रहा। ठीक है, -1 ले लें, -10 ले लें, -100 ले लें, -6, कुछ भी जो भी आपके केस में गलत वैल्यू आई है। तो अब आपको ये पता चल गया क्या है, ये पहली बात ये फॉल्स है, और जब भी फॉल्स होगा तो आपने क्या लिस्ट करनी होती है, आपने लिस्ट करनी होती है काउंटर एग्जाम्पल। ठीक है, और वो काउंटर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले रही हूँ z ऑफ 1। ठीक है, आप कह सकते हैं फॉर x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, z ऑफ 1 कैलकुलेट होगा, z ऑफ 1 आ रहा है आपके पास 1, सॉरी z ऑफ -1
तो -1 + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, आप चेक करें जी, तो ये बन गया आपके पास -1 + 4 3 होता है, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। नो इट्स नॉट, ये आपके पास फॉल्स केस है। ठीक है, इस फॉल्स केस की वजह से ये आपका आंसर जो है वो फॉल्स आया है। लेकिन इससे पहले अगर आप पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए देख लें तो आपके सामने है कि पॉजिटिव के लिए ट्रू था, लेकिन अगर मैं इसकी डोमेन मैंने अब चूंकि चेंज कर दिया तो इस चेंज डोमेन के लिए इसका आंसर जो है वो क्या है, वो फॉल्स है। तो आपके पास भी ऐसा हो सकता है कि एक डोमेन के लिए वो करेक्ट है और एक डोमेन के लिए करेक्ट नहीं है, जैसे अभी आपने देखा भी है। ठीक है, तो ये चीज़ एग्जिस्ट कर सकती है कि हमारे पास एक सेट ऑफ डोमेन के लिए हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन किसी और सेट ऑफ डोमेन के लिए उसका आंसर जो है वो करेक्ट नहीं है। तो ये हमने पढ़ा था, इसको हमने कहा था जी ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। आज हम एक दूसरा क्वांटिफायर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। यहाँ तक अगर किसी का भी कोई सवाल है तो वो हैंड रेस कर सकता है, वो पूछ सकता है, वो माइक अनम्यूट करके पूछ सकता है। लेकिन अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, कोई आपको लगा हो कि कोई एम्बिग्विटी अब क्रिएट हो गई है, पहले नहीं थी, तो भी आप पूछ सकते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि अगर हम उसको बेहतर तरीके से रिजॉल्व कर सकें। जी स्टूडेंट्स, कोई सवाल नहीं है? चलें, ये तो ग्रेट हो गया। यहाँ पे बस आपको एक चीज़ बताती चलती हूँ, जो कि आई होप मैंने आपको पहले भी बताई होगी, अगर नहीं बताई तो दोबारा बताती हूँ। वो ये होता है कि जब आपके पास फॉर ऑल वाली चीज़ आती है ना, तो आपके पास गिवन डोमेन के अंदर एंड का ऑपरेटर एग्जिस्ट कर रहा होता है। यानी अगर मैं इसको देखूँ ना तो मैं कह सकती हूँ कि ये मेरे पास कुछ इस तरह से सिनेरियो है। यहाँ पे डोमेन है मेरी ऑल इंटीजर्स, तो मैं कह सकती हूँ कि ये सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि मैं z ऑफ -1 और इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर्स एंड z ऑफ 0 एंड z ऑफ 1 एंड z ऑफ 2 और इस तरफ मेरे सारे पॉजिटिव नंबर्स। तो मैं इन सब चीज़ों के दरमियान में एंड कैलकुलेट कर रही होती हूँ। ठीक है, इन शॉर्ट आप इसको इस तरह से परसीव कर सकते हैं और ये वाकई ही ऐसा ही है। ठीक है, आप सभी नंबर्स के दरमियान एंड कैलकुलेट कर रहे होते हैं और जैसे ही आपको एक भी केस मिल जाता है ना जहाँ पे फॉल्स आ जाता है, जैसे इसमें ये वाला केस फॉल्स था, तो चाहे बाकी सारे ट्रू हो तो आपका एंड के अंदर एक फॉल्स से जो आंसर होता है वो फॉल्स बन जाता है, इसीलिए यहाँ पे आंसर फॉल्स आता है। जो हम दूसरा क्वांटिफायर देखने जा रहे हैं ये कहलाता है देयर एग्जिस्ट एक्स। ठीक है, इसको हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। आप एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को अगर आप देखते हैं तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के अंदर अगर मैं आपको डायरेक्टली इसकी लॉजिक के ऊपर ले जाऊं तो आप बहुत जल्दी से पिक कर लेंगे कि कब ट्रू होगा और कब फॉल्स। तो अगर मैं कहती हूँ कि जी देयर एग्जिस्ट एक पी ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर जितने भी आपके पास पी ऑफ एक्स होते हैं, लेट्स से मैं अज्यूम करती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास डोमेन वापस से ऑल इंटीजर्स है। ठीक है, तो अगर मैं पिछले वाले से इसको थोड़ा सा रिलेट करूँ तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि आपके पास सारे नंबर्स के दरमियान में, ठीक है, पी ऑफ 0 है, बल्कि यहाँ -1 और इधर आपके सारे नेगेटिव नंबर्स हैं और इधर आपके सारे पॉजिटिव नंबर हैं। तो यहाँ पर आपके पास इनके दरमियान होता है और। ठीक है, और में क्या ज़रूरी होता है कि अगर आपको एक भी ट्रू एग्जाम्पल मिल जाए तो ट्रू हो जाता है। ठीक है, एक भी ट्रू एग्जाम्पल मिल जाए तो ट्रू हो जाता है। इसका मतलब है कि इस वाले क्वांटिफायर के जब भी मैं आपके सामने सवाल लिखूंगी तो आपने क्या करना है, एक ट्रू एग्जाम्पल ढूंढनी है इसको ट्रू प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो आपका ये क्वांटिफायर ट्रू कब होता है और ये क्वांटिफायर फॉल्स कब होता है, इसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये क्वांटिफायर जो है ये आपके पास ट्रू तब होता है जब आपके पास एटलीस्ट 1 ट्रू एग्जाम्पल होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा पिछले वाले से आपको लगेगा कि शायद थोड़ा सा रिवर्स भी है। ठीक है, कब ट्रू होता है, जब आपके पास एटलीस्ट 1 ट्रू एग्जाम्पल मिल जाती है। और कब फॉल्स होता है, जब आपके पास कोई भी ट्रू एग्जाम्पल नहीं मिलती, यानी ऑल फॉल्स होते हैं। ठीक है, वापस से पढ़ते हैं। तो ये वाला क्वांटिफायर ना हमारे पास मेजरली ट्रू ही होता है। बहुत कम केसेस ऐसे आप देखेंगे जहां पर इसका आंसर जो है वो फॉल्स आ रहा है। ठीक है, ट्रू ढूंढने के लिए क्या जरूरी है, एक ट्रू एग्जाम्पल ढूंढ के निकाल लें। अगर एक ट्रू एग्जाम्पल निकल आई तो मसला ही हल हो गया। ठीक है, लेकिन अगर कोई ट्रू एग्जाम्पल नहीं मिली, ठीक है, आपको एग्जाम्पल ढूंढ ही नहीं पाए जिसके अगेंस्ट आंसर ट्रू आ रहा है, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा फॉल्स। एग्जाम्पल देखते हैं।
और फिर देखते हैं कि आइदर ये ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है तो क्या लिखना है, फॉल्स है तो क्या लिखना है। चलें जी, तो देयर एग्जिस्ट एक्स, देयर एग्जिस्ट पढ़ रही हूँ मैं, ठीक हो, ठीक है, इसको हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट। वैसे ही एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है लेकिन इंग्लिश में इसको देयर एग्जिस्ट पढ़ा जाता है। तो देयर एग्जिस्ट एक्स और टी ऑफ एक्स कैलकुलेट करते हैं। इसकी ट्रुथ वैल्यू आपने मुझे बतानी है। टी ऑफ एक्स मैं आपको बता देती हूँ क्या है। लेट्स से टी ऑफ एक्स है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 is equals to what, is equals to 5। चलें जी क्लास, मुझे बताएं क्या ये चीज़ ट्रू है या नहीं। और डोमेन भी मैं आपको हमेशा की तरह दूंगी। डोमेन है यहाँ पर ऑल इंटीजर्स, ठीक है। चलिए जी क्लास, आपने मुझे बताना है ट्रू है या नहीं। अगर ट्रू है तो किस एग्जाम्पल के अगेंस्ट ट्रू है, किस नंबर के अगेंस्ट आपको ट्रू मिला है। बेटा चैट में बताना है सबसे पहले सबने, उसके बाद अगर किसी का सवाल होगा तो उसने माइक अनम्यूट करके मुझे बताना है। तो चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना, एक नई तरह का क्वांटिफायर है, ठीक है, नई तरह का क्वांटिफायर है। तो देयर एग्जिस्ट के साथ कंफ्यूज नहीं करना। इसको ट्रू प्रूफ करने के लिए आपने आपने क्या करना है, एक ट्रू एग्जांपल ढूंढ के निकालनी है, ठीक है। इसको ट्रू प्रूफ करने के लिए आपने क्या करना है, बताना है। बेटा ट्रू वाला बताना है ना आपने। ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो अगर आपने इसको प्रूफ करना है कि ये ट्रू है तो आपने ट्रू एग्जांपल देनी है, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि जी ये जो है ये आपके पास ट्रू आया है, ठीक है, ये आपके पास ट्रू है। और ऐसा आप इसलिए कह रहे हैं, आप नीचे उसकी एक एग्जांपल लिस्ट करेंगे। वो एग्जांपल आपके अगेंस्ट में कोई भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर मैं कहती हूँ जी फॉर x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। जब जैसे मैंने टी ऑफ 1 जब कंप्यूट किया तो टी ऑफ 1 मेरे पास था 1 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 5। 1 स्क्वायर 1 ही होता है, 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5। यस इट इज 5 इज इक्वल्स टू 5। ये मेरे पास ट्रू केस आ गया। इस ट्रू केस की वजह से मेरे पास ये जो आंसर है वो ट्रू है, ठीक है। आपने ट्रू एग्जाम्पल ढूंढ के निकालनी है। अभी तक देयर एग्जिस्ट में हम फॉल्स एग्जाम्पल ढूंढ रहे थे, इसमें हमने ट्रू एग्जाम्पल ढूंढनी है ट्रू प्रूफ करने के लिए। ठीक है बेटा, समझ आइए। चलें एक और एग्जाम्पल और देखते हैं। तो डोमेन वापस से ऑल इंटीजर्स है, ठीक है। यू आपके पास ऑल इंटीजर्स है। वैल्यू निकालनी है देयर एग्जिस्ट एक्स एच ऑफ एक्स की, ठीक है। एच ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11। चलिए जी क्लास बताएं क्या ये ट्रू है या फॉल्स। चलिए जी क्लास, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, आंसर्स आ रहे होते हैं तो टीचर को बहुत अच्छा लगता है कि एटलीस्ट स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको समझ पा रहे हैं, एक्टिवली सुन रहे हैं। एक्टिवली सुनना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि टीचर अकेले अकेले नहीं पढ़ रही, टीचर ने तो पहले भी पढ़ा हुआ है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं साथ में। तो आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हैं सबके, मैं भी आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये है फॉल्स, ठीक है। फॉल्स का रीज़न भी मैं आपको समझाती हूँ। फॉल्स का रीज़न ये है कि जैसे ही आप कोई भी वैल्यू पुट कर लें, दुनिया की कोई भी वैल्यू जो इंटीजर है, ठीक है, बात ये है कि आपके पास जो नंबर होना चाहिए वो एक इंटीजर होना चाहिए। जैसे आप ऐसा सोच सकते हैं, जो कि मेरे दिमाग में एकदम से है, कि आप अंडर रूट 11 को स्क्वायर कर लें, लेकिन अंडर रूट 11 इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है, ये इंटीजर नहीं है हमारे पास, इसलिए ये वैलिड पॉइंट नहीं है। लेकिन इसके अलावा आप बेशक 1 का स्क्वायर ले लें, आप 2 का ले लें, 3 का ले लें, 4 का ले लें, 5 6 7 8 किसी भी नंबर का ले लें जो इंटीजर हो, उस केस में कोई आपको ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसका आंसर, जिसके अगेंस्ट आपका आंसर जो है वो ट्रू हो, ठीक है। ये फॉल्स है और आप इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि फॉर एनी नंबर, या फिर क्या एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। एक्सप्लेनेशन की वैसे ज़रूरत नहीं है, खाली फॉल्स लिखना इज़ फाइन। या अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप क्या कह सकते हैं,
आप कह सकते हैं कि जी देयर एग्जिस्ट नॉट एनी इंटीजर for which the statement is true. ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि आपको कोई ऐसा नंबर नहीं मिला जिसके लिए आपकी स्टेटमेंट जो थी वो ट्रू थी। ठीक है जी क्लास, चलें अब यहाँ पर ना मैं एक और सवाल देती हूँ मिलता जुलता, लेकिन अब डोमेन थोड़ी चेंज कर रही हूँ। डोमेन है मेरे पास ऑल रियल नंबर्स, इसका मतलब है मेरे पास पॉइंट वाले नंबर अलाउड है लेकिन अंडर रूट स्टिल अलाउड नहीं है। ठीक है, तो अंडर रूट के साथ चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना। तो और रियल नंबर्स का मतलब है कि सब तरह के नंबर्स आइदर विद पॉइंट और विद नो पॉइंट। सवाल है मेरे पास जिसको मैं कहती हूँ जी लेट्स से यू ऑफ एक्स कह लेते हैं इस बार। यू ऑफ एक्स है मेरे पास एक्स स्क्वायर ही इक्वल्स टू 7। ठीक है, कुछ मिलता जुलता ही है लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आपको सिर्फ बताना चाह रही थी, इसलिए थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि आप कंफ्यूज भी ना हो। ठीक है, चलें बताएं ट्रुथ वैल्यू। अब ध्यान से देखना है, डोमेन मैंने रियल नंबर्स कर दिया, तो देयर इज अ स्लाइट चांस कि इसका आंसर ट्रू हो सकता है। चलें जी, मुझे ऐसे मिक्स आंसर आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं फॉल्स, कुछ लोग कह रहे हैं नो, फॉल्स, यस, ट्रू। अब आप देखें ज़रा क्या आंसर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ट्रू है तो आपने वो नंबर बताना है जिसके अगेंस्ट ये ट्रू है। ठीक है, वो नंबर बताना है जिसके अगेंस्ट ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है तो बस फॉल्स ही है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे पास रिसीव हुई हैं। अब मैं आपको ये पहले कुछ चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, और जैसे ही मैं आपको इन इन पॉइंट्स को समझा देती हूँ तब मैं आपको ये बताती हूँ कि जैसे कुछ बच्चों का सवाल भी है कि हमने फाइंड क्या करना है, ट्रू फाइंड करना है या फॉल्स, उस पॉइंट पर भी मैं आपको इलाबोरेट कर देती हूँ कि फाइंड करना क्या है। जैसे अगर मैं इस सवाल की बात करूँ तो आपने सबसे पहले ये नोटिस करना होता है कि आपको क्वांटिफायर कौन सा गिवन है। जैसे ही आपने ये नोटिस कर लिया कि क्वांटिफायर कौन सा गिवन है, फिर उस क्वांटिफायर के अकॉर्डिंगली आपने क्या फाइंड करना है मैं आपको ये बताती हूँ। तो पहले हम इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि जब आपको क्वांटिफायर पता चल जाए तो आपने क्या ढूंढना है, उसके बाद इसके लिए ढूंढते हैं हम। तो अगर आपका क्वांटिफायर हो यूनिवर्सल, ठीक है, और इधर हम लिखते हैं देयर एग्जिस्ट के लिए, यूनिवर्सल क्वांटिफायर को लिए आपने क्या करना है, एक फॉल्स एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करनी है। ठीक है, एक फॉल्स एग्जांपल का मतलब क्या है कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है फॉल्स। अगर आप ऐसा कुछ नहीं ढूंढ पाते तो आप कह देंगे जी ये ट्रू है। ठीक है, और देयर एग्जिस्ट में आपने क्या करना है, आपने एक ट्रू एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करनी है। ठीक है, और एक ट्रू एग्जांपल ढूंढने का मतलब है कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ट्रू। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं कर पाते ऊपर वाला, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स ऑटोमेटिकली। ये सिंपल सा रूल है, आपने याद रखना है कि फॉर ऑल एक्स में आपने क्या ढूंढना है, एक फॉल्स एग्जांपल, देयर एग्जिस्ट में एक्स में आपने क्या ढूंढना है, एक ट्रू एग्जांपल। कोई आपको ये कहेगा नहीं कि आपने फॉल्स एग्जांपल ढूंढने हैं या ट्रू एग्जांपल ढूंढने हैं, लेकिन हम काम ऐसे ही कर रहे हैं। जब हमारे पास फॉर ऑल एक्स है तो हम हमेशा फॉल्स एग्जांपल ढूंढने की तरफ जा रहे हैं, और जब देयर एग्जिस्ट एक्स है तो हम हमेशा एक ट्रू एग्जांपल ढूंढने की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक सिंपल सा इसका रूल है कि क्या ढूंढना है आपने जब आपके पास क्वांटिफायर गिवन हो। तो देयर एग्जिस्ट का क्वांटिफायर यहाँ लगा हुआ है तो आपने क्या करना है, एक ट्रू एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करनी है। अब मैं ट्रू एग्जांपल ढूंढने की यहाँ कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो अब मैंने ये देखना है कि मेरा ऐसा कोई नंबर है। अब चूंकि डोमेन मेरे पास डिफरेंट है, अब मेरे पास रियल नंबर्स की डोमेन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास 1 का स्क्वायर तो 7 नहीं होता। ठीक है, 2 का स्क्वायर भी 7 नहीं होता, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर मेरे पास जो है वो 9 होता है। तो इसका मतलब है कहीं यहाँ इन बिटवीन कोई नंबर एग्जिस्ट करता है जिसका स्क्वायर 7 हो सकता है।
अब चूंकि यहाँ मेरे पास इन बिटवीन नंबर्स भी अलाउड हैं, ठीक है, चले मैं 2.5 का स्क्वायर निकालती हूँ। तो 2.5 का स्क्वायर जो है वो मेरे पास है 2.5 इंटू 2.5 दैट इज 6.25। ठीक है, इसका मतलब है कि इससे कोई क्लोज ही नंबर है। चलें 2.6 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 2.6 का जब आपने स्क्वायर निकाला तो ये आ जाएगा आपके पास 6.6776। इसका मतलब है अभी भी स्टिल हम वेरी क्लोज हैं। तो यहाँ पर आप इसकी जो एक ट्रिक लगा सकते हैं वो आप इसका ही अंडर रूट लेके देख लें 7 का, तो ये आपके पास आता है 2.64। जैसे ही आप 2.64 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, यानी 2.64 इंटू 2.64 या डायरेक्टली स्क्वायर निकाल लें तो इसका भी डायरेक्टली 6.96 बन रहा है। तो आप इसका कोई क्लोज और नंबर लिख सकते हैं, जैसे लेट्स से आई गेस 1 के साथ ये काम हो जाएगा। बिल्कुल नहीं हो रहा 2 के साथ, तब आप इसका एक क्लोजेस्ट नंबर ढूंढ लें। तो जो आपका क्लोजेस्ट नंबर है उसको आप लिख सकते हैं। जैसे मैं कह सकती हूँ कि लेट्स से 2.64 पे ये राउंड अबाउट 7 ही आता है, तो मैं कहती हूँ जी ये ट्रू है। मैं इसका एग्जैक्ट नंबर भी आपको लिख देती हूँ, बस 1 मिनट दें मुझे, मैं इसका अंडर रूट कैलकुलेट कर लूँ। अंडर रूट 7 होता है आपके पास 2.6457। ट्रू है आप लिख सकते हैं 4x इज इक्वल्स टू 2.6457। इसके लिए ट्रू है। जब आप इसका स्क्वायर लेते हैं तो इसका स्क्वायर जो है वो 7 ही आता है। मैं लेके भी चेक कर लेती हूँ 2.6457 इंटू 2.6457 इट्स लाइक 6.999। ठीक है, मैं ये नीचे से एक्स्ट्रा रिमूव कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो उस चीज़ के साथ। ठीक है, 4x दिस, अगर आप u ऑफ 2.6457 कैलकुलेट करते हैं दैट इज इक्वलेंट टू 2.6457 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 7। तो इसका स्क्वायर आता है 6.999 समथिंग। जब आप इसको राउंड करेंगे तो दैट इज इक्वलेंट टू 7। ये चीज़ आपके पास जो है वो ट्रू है। ठीक है, इस वजह से आपने ऊपर वाले को ट्रू कहा है। ठीक है जी क्लास, अब इसको देख लें, आपको कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो पूछ लें। अब सिर्फ एक चीज़ को आपने नोटिस करना है, वो ये है कि जैसे ही मैंने डोमेन चेंज की तो वैल्यू पे फ़र्क पड़ गया है। लाइक अगर मैं इसी का ही एक वेरिएंट था जो मैंने 11 वाला था, लेकिन वहाँ पे डोमेन थी इंटीजर्स, इसलिए आंसर जो था वो फॉल्स आया था। डोमेन है रियल, आंसर जो है वो क्या है, वो अब ट्रू आया है। ठीक है, तो इसको ज़रा ज़रूर देख लें कि किस केस में क्या पॉसिबल आपके पास डोमेन है। ठीक है, अगर मैं इसकी डोमेन आपके पास कर देती ना, क्या कहते हैं उसको हम, सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है, तब तो इट्स वेरी इजी। आप कहते हैं जी अंडर रूट 7 के लिए इट्स ट्रू, मसला ही हल हो गया। ठीक है, लेकिन डोमेन अभी वो नहीं है, डोमेन है स्पेसिफिकली रियल नंबर्स। जी क्लास, किसी का सवाल हो पूछ लें। कोई सवाल नहीं है तो इसका मैं ये मतलब समझ रही हूँ कि आपको समझ आती है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अगर फॉल्स है फॉल्स लिखें, अगर कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो दे दें, वेरी गुड। ट्रू है तो ट्रू लिखें और साथ में उसकी ट्रू एग्जांपल लिख दें। ठीक है, ये छोटा सा रूल है। फॉर ऑल एक्स में आपने एक फॉल्स एग्जांपल देनी होती है और जैसे ही आप एक फॉल्स एग्जांपल देते हैं तो वो फॉल्स हो जाता है। और अगर ट्रू है तो सिर्फ ट्रू लिखना है और आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। देयर एग्जिस्ट में आपने एक ट्रू एग्जांपल देनी है टू प्रूव कि आपका जो सवाल है वो ट्रू है। और अगर आप कोई ट्रू एग्जांपल नहीं दे पाते तो ये फॉल्स है और आप फॉल्स के साथ एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, दैट इज ऑप्शनल। ठीक है, स्लाइड्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं मजीद क्या लिस्टेड है स्लाइड के अंदर और साथ में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो ये सब चीज़ें वही हैं जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन हमने इस तरह की ही बहुत सारी और एग्जांपल्स जो हैं वो देख ली हैं। ये वाली एग्जांपल पर्टिकुलरली देख लेते हैं। तो इस एग्जांपल में क्या कहा जा रहा है, इस एग्जांपल में आपके पास डोमेन जो है वो पर्टिकुलरली रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। ठीक है, आपने ट्रुथ वैल्यू निकालनी थी फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स की। इसका मतलब है आपने एक फॉल्स केस ढूंढना है टू प्रूव इट फॉल्स। ठीक है, एक फॉल्स केस अगर आपको मिल जाएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपके पास डोमेन क्या है, डोमेन को आपने बहुत ही पर्टिकुलरली गौर से देखना है, तभी आप इसको बहुत अच्छे से प्रूव कर पाएंगे। तो ये लिखा हुआ है डोमेन इज पॉजिटिव इंटीजर नॉट एक्सीडिंग 4। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर नॉट एक्सीडिंग 4।
तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसका डोमेन का सेट लिखूं तो वो मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स आपके पास 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 पॉजिटिव नहीं होता। 1 2 3 और 4 ये 4 चीजें इसकी डोमेन में है, ठीक है। लेकिन अगर इसको इस तरह लिखा जाता ना कि डोमेन जो है, डोमेन इज पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, लेस देन 4, तो यहाँ पर जो इसकी डोमेन का सेट होता ना वो होता आपके पास 1 2 और 3, ठीक है। 0 आपके पास पॉजिटिव नंबर नहीं है, 0 न्यूट्रल होता है, ठीक है। अगर लेस देन के साथ लिखा जाए तो लेस देन में ये इंक्लूड नहीं होता, लेस देन और इक्वल लिखा जाए तो ये इंक्लूड होता है, लेकिन एक्सीडिंग वाली टर्म अगर इस्तेमाल हो तो वो इंक्लूडेड होता है। नॉट एक्सीडिंग 4 इसका मतलब है 4 इंक्लूडिंग है, 4 से बड़े नहीं आ सकते, ठीक है। तो डोमेन रेस्ट्रिक्ट करके भी दी जा सकती है, ठीक है जी क्लास। चलें, कुछ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को हमने बिल्कुल देख लिया है। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की ये वाली एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जो यहाँ पे लिस्टेड है, ताकि जब आप स्लाइड बने तो आपको समझ आ जाए कि अच्छा कैसे हमने इसको सॉल्व किया था। तो लिखा हुआ x इज ग्रेटर देन 3, एक ट्रू एग्जांपल देनी है, आप 4 दे दें, आप 7 दे दें, आप 8 दे दें, कोई भी दे दें जिसके लिए ट्रू है ये ट्रू, कोई भी एक एग्जाम्पल जिसको आप स्टेट करते हैं जिसके अगेंस्ट आंसर ट्रू आ रहा है, ठीक है। फिर आपके पास अगर आप ये एग्जांपल देखें तो यहाँ आपको गिवन है x इज इक्वल टू x प्लस 1। अब दुनिया जहान का कोई नंबर ढूंढ लें, आप ऐसा नंबर नहीं ढूंढ सकते कि आप उस नंबर में एक जमा करें और वो दोनों बराबर हो जाएं, तो कोई एग्जांपल नहीं ढूंढ सकते, फॉल्स है। आप उसकी एक्सप्लेनेशन साथ में लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये वाली एक एग्जांपल है। अब वापस से डोमेन वही है, आपको कहा गया है कि ट्रूथ वैल्यू निकालें x स्क्वायर ग्रेटर देन 10 की। डोमेन जो है वो आपको लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीजर नॉट एक्सीडिंग 4, जिसका मतलब मैंने अभी आपको समझाया है क्या है, 1 2 3 4। चलिए जी क्लास, मुझे बताएं फॉर दिस डोमेन क्या ये वाला फंक्शन देयर एग्जिस्ट के अंडर ट्रू है या नहीं। स्पेसिफिकली सामने भी लिखा हुआ है। तो अगर मैं चेक करूं तो इट्स ट्रू फॉर 4 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 16। बाकी सब वैल्यूज के लिए इट्स नॉट ट्रू, लेकिन एटलीस्ट मुझे एक एग्जांपल मिल गया है जिसके लिए ट्रू है, तो मुझे तो वही चाहिए थी। तो ये ट्रू है फॉर p ऑफ 4, ठीक है। लेकिन अगर इसकी डोमेन 3 तक होती तो ये ट्रू नहीं होता, ठीक है। ये आपको अब ये बात आपको समझ आती है। तो ये इसका एक समरी से लिस्टेड है जो मैंने आपको बहुत 1000 बार बता दिया है कि कौन कब ट्रू होता है और कब फॉल्स होता है। ये एक्टिविटी भी हमने सॉल्व कर लिया है। ये वाले जो आपके सवाल हैं ये मैंने उठा के आपको एज एन असाइनमेंट दे दिए हैं। असाइनमेंट इंशाल्लाह आज मैं आपकी पोस्ट कर दूंगी, जिसमें ये वाले सवाल हैं और कुछ प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस के सवाल हैं, ठीक है। तो 2 मेजरली सवाल होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है ट्रुथ वैल्यू निकालें, जबकि एक्सप्रेशन ये है, 2 चीज़ें हैं, रियल नंबर और इंटीजर्स। ध्यान से ट्रुथ वैल्यू निकालनी है, रियल नंबर्स की ऑल वेरिएशंस को टेस्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। इसी तरह से पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 3, नॉट एक्सीडिंग 3 का मतलब आपको समझ आती है, ठीक है। मैं स्पेसिफिकली भी बता देती हूँ, नॉट एक्सीडिंग 3 का मतलब है 1 2 3, इसके अंदर डोमेन सेट ये है, ठीक है। अब मैंने चीज़ें काफ़ी आसान कर दी है, बस आपने इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर एज एन असाइनमेंट मुझे सबमिट कराना है। वो मिस असाइनमेंट आपकी पोस्ट हो जाएगी तो आपके लिए आसानी हो जाएगी जी। मिस ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू x, दोनों x हैं। तो बेटा अभी हमने ऐसा कोई नहीं किया, मसला क्या है, एक्स ही तो पुट करना है। मैं इस तरह का एक सवाल करवा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। अगला क्वांटिफायर और ये आखिरी क्वांटिफायर और सबसे आसान क्वांटिफायर, इसका नाम है यूनिकनेस। लेकिन इससे पहले एक सवाल सिमिलर देख लेते हैं। इट्स लाइक, चलें जी, फॉर ऑल एक्स यम यम यम। चले बेटा सवाल आप लोग बताएं, लेकिन असाइनमेंट वाला सवाल नहीं होना चाहिए। जी राना हमजा बताएंगे। जी मैम क्या? एक सवाल बताना है ना बेटा, अब आपको कंफ्यूजन थी, आप ही का सवाल सॉल्व कर लेते हैं हम। मिस कोई भी करवा दें वैसे ही। ठीक है बेटा, तो जैसे मैं कह सकती हूँ एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो इसमें मसला तो कोई नहीं है, दोनों साइड पे एक्स ही है। तो अगर मैं दोनों को सॉल्व करके दिखा दूं, लेट्स से ये वाला भी और ये वाला भी, तो आप मुझे अब आप ही बताएं आंसर क्या है, फिर मैं सॉल्व करके आपको बता देती हूँ कि आंसर क्या है। तो आपने मुझे बताना है डोमेन मेरे पास ऑल इंटीजर्स की है,
ठीक है, मुझे बताना है फॉर ऑल एक्स एक्स क्यूब इक्वल्स टू एक्स का आंसर और देयर एग्जिस्ट एक्स एक्स क्यूब इक्वल्स टू एक्स का आंसर। मैं खुद भी सॉल्व करवाती हूँ। चले पहले का आंसर आप लोग सबसे पहले मुझे बताएं, एक्स फॉर ऑल एक्स का आंसर। जो कंफ्यूजिंग पार्ट है वो भी अभी रिजॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम फर्स्ट वन देखें, ठीक है, इस सवाल के अगेंस्ट आपको बताऊं तो पहली चीज, अभी तक जैसे हमने सवाल देखे ना, ये थोड़ा सा उससे स्लाइटली डिफरेंट है। स्लाइटली डिफरेंट कैसे है? अभी तक जो हम सवाल पढ़े थे ना, वो उसमें हम ऐसा लिख देते, फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स की ट्रूथ वैल्यू बताएं, जबकि पी ऑफ एक्स जो है वो है एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स। अब उन्होंने क्या किया, ये पी एक्स वाला रोला खत्म कर दिया, इसकी जगह डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में पहली बात कोई फर्क नहीं है, दोनों की ट्रुथ वैल्यू एक ही तरह से निकालनी है। ठीक है, पहला मसला हमारा हल हो गया कि ये ऐसे इकट्ठा उसके आगे ही क्यों लिख दिया। अब बारी आती है इसकी ट्रुथ वैल्यू की। तो अगर मैं इसकी ट्रुथ वैल्यू देखूं तो अगर मैं इसमें 3 पुट करूं, 3 का क्यूब होता है मेरे पास 27। आई होप मैं गलत नहीं बता रही। चलें, 2 का क्यूब होता है मेरे पास 8। 8 तो ऑब्वियसली 2 के बराबर नहीं होगा, तो मेरे पास ये फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स है तो मैंने क्या लिखनी है, मैंने लिखनी है काउंटर एग्जाम्पल, और काउंटर एग्जाम्पल मेरे पास है 2। ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल में मैं ले रही हूँ 4x इज इक्वल्स टू 2। जब मैं इसको कंप्यूट करूंगी तो ये मेरे पास है 2 का क्यूब इक्वल्स टू 2, 2 का क्यूब होता है 8 इज इक्वल्स टू 2। नो, इट्स फॉल्स। ठीक है, इसलिए आपका ये आंसर जो है वो फॉल्स है। ठीक है, बात यही है कि जो वैल्यू उधर पुट करें वही वैल्यू उधर पुट कर देनी है। अब आपको वो असाइनमेंट वाला सवाल भी समझ आ गया होगा। अब ये वाला भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो अगर आप इसको सॉल्व करने की तरफ जाते हैं तो ये कुछ इस तरह से होगा कि आपने कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके अगेंस्ट आंसर ट्रू है। अब मुझे पता है कि आप ढूंढ के बता सकते हैं और मुझे बताना शुरू भी हो गए हैं, तो बताएं जी क्लास। तो ये मेरे पास जो है ये ट्रू है। ठीक है, और ट्रू आप कह सकते हैं फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, आप 1 का क्यूब लें, इक्वल्स टू 1 पुट करें, 1 का क्यूब 1 होता है, बिल्कुल 1 का क्यूब 1 होता है, ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई, ये आपके पास ट्रू केस था और इसकी वजह से ये वाली एग्जांपल जो है ये ट्रू है। तो इसका सोल्यूशन बिल्कुल इसके आगे लिखा है और इसका सोल्यूशन इसके नीचे लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, समझ आ गई है? किसी का कोई सवाल है पूछ लें। मैम ऐसे तो एग्जाम्पल 1 है जो उसमें भी वो ट्रू होगा। बेटा बात यही है कि आपने ये पहले अपने दिमाग में ये चीज डालनी है कि आपने जब फॉल्स प्रूफ करना, फॉर ऑल एक्स के अगेंस्ट अगर आपको एक भी फॉल्स एग्जांपल मिल जाती है तो आंसर फॉल्स होता है। ठीक है, इसीलिए हम उसके केस में फॉल्स एग्जांपल ढूंढने की तरफ चलते हैं ना, क्योंकि इट्स वेरी इजी कि आप एक फॉल्स एग्जांपल ढूंढ के निकाल लें। ठीक है, यही बात मैंने आपको पहले भी समझाई है कि किस केस में आपने क्या ढूंढना है, और ये इम्प्लिसिट है। अब मैं आपको बार बार नहीं कहूंगी कि फॉल्स ढूंढे या ट्रू ढूंढे, अब आपको ये खुद पता होना चाहिए कि आपने किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है जी क्लास, सवाल पर्टिकुलरली किसी का हो तो पूछ लें जी स्टूडेंट्स। चलें अगले क्वांटिफायर की तरफ। अगला क्वांटिफायर है, ये है बहुत ही ज़्यादा आसान, इसका नाम है यूनिकनेस क्वांटिफायर। यूनिकनेस क्वांटिफायर क्या कहता है जी, पहले इसका एक्सप्रेशन देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि इन विच केस इट्स ट्रू और इन विच केस इट्स नॉट। तो अगर हम बात करें, चलें इधर ही डिस्कस कर लेते हैं स्लाइड के ऊपर ही। तो अगर आप यहाँ देखें तो यूनिकनेस क्वांटिफायर जो है वो रिप्रेजेंट होता है इस तरह के सिंबल से, देयर एग्जिस्ट जैसा सिंबल होता है, लेकिन यहाँ पे ये नॉट का सिंबल टाइप होता है या यहाँ पे 1 का सिंबल होता है। और ये यूनिकनेस क्वांटिफायर ट्रू कब होता है? ठीक है, जब भी क्वांटिफायर का टर्म आती है तो हम हमेशा ये देखते हैं कि ये ट्रू कब होता है और ये फॉल्स कब होता है। तो यूनिकनेस क्वांटिफायर जो है वो आपका तब ट्रू होता है जब आपके पास फॉर ओनली 1 वैल्यू, ठीक है, आपका फंक्शन जो है वो ट्रू है, यानी आपको सिर्फ 1 वैल्यू मिलती है, 1 ट्रू मिलता है। लेकिन अगर आपको 1 से ज्यादा ट्रू मिल रहे हैं या कोई ट्रू नहीं मिल रहा तो आपके पास जो है ये फॉल्स होता है। ठीक है, ये फॉल्स कब होता है? जब नो ट्रू, कोई ट्रू नहीं मिला, या मोर देन 1 ट्रू। सॉल्व करते हैं तो समझ आ जाएगी, ये जो मैंने छोटा छोटा सा लिख दिया है जो आपको पढ़ा भी नहीं जा रहा। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको समझ आती है। चलें जी क्लास, देखते हैं क्या हम करने जा रहे हैं।
क्वांटिफायर है यूनिकनेस, दिस वन या फिर दिस वन, इसको आप कहते हैं देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन। ठीक है, अगर हम इसको इंग्लिश में लिखें तो ये है देयर इज एग्जैक्टली वन, यानी सिर्फ और सिर्फ एक आपके पास ट्रू केस होना चाहिए। ट्रू कब है? ओनली वन ट्रू अगर आपको मिले। फॉल्स कब है? जब आपको मोर देन वन ट्रू मिले, या फिर ऑल फॉल्स मिल जाएं। ठीक है, कोई भी ट्रू नहीं मिला तो इन दोनों केसेस में ये फॉल्स होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। पहली एग्जाम्पल है देयर एग्जिस्ट एक्स, एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एक्स, एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। चलिए जी क्लास, आप जरा सोचें क्या ये ट्रू है या नहीं। जी स्टूडेंट्स, तो अगर आप इसको देखना शुरू करें तो मैं पहले कुछ वैल्यूज डाल के टेस्ट करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे पुट करती हूँ वन। ठीक है, जैसे ही मैंने वन पुट किया तो वन माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो, वन माइनस वन जीरो, तो वन के लिए तो ये ठीक हो गया, फोर वन। ठीक है, अब मैं फोर माइनस वन भी टेस्ट करती हूँ। फोर माइनस वन जब मैंने पुट किया तो माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, माइनस वन मेरे पास होता है माइनस टू, तो माइनस वन के लिए तो बिल्कुल ठीक से काम नहीं कर रहा, ये फॉल्स है मेरे पास। एक ही ट्रू मिला है मुझे अभी तक। जीरो के लिए भी टेस्ट कर लेते हैं। जीरो पुट करेंगे तो जीरो माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, या आ जाएगा माइनस वन इक्वल टू जीरो, फॉल्स। यानी मैंने जो पैटर्न मैंने देखा है वो मैंने ये देखा है कि सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए मेरे पास आंसर ठीक आ रहा है। अब अगर मैं कोई भी और वैल्यू पुट करती हूँ, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव आइदर जीरो, तो मेरे पास आंसर जो है वो ट्रू नहीं आता। और आपने क्या देखा है? आपने ये देखा है कि सिर्फ अगर एक ट्रू है तभी ये ट्रू होता है, तो ये ट्रू है। ठीक है, और आप साथ में बताएंगे कि फोर ओनली x is equals to 1, the statement is true। ठीक है, फॉर ओनली, ये आपने लाजमी लिखना है, ओनली वाली चीज है। ठीक है, द स्टेटमेंट इज ट्रू। एग्जाम्पल्स कुछ और देखते हैं ताकि इसकी पर्टिकुलरली समझ अच्छे से आ जाए। चलें जी, एक और क्वांटिफायर देखते हैं, यही वाला। लेट्स से x प्लस वन इज, चलें एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इज ग्रेटर देन फोर। ठीक है जी क्लास, बताएं क्या ये ट्रू है या नहीं। डोमेन जो है वो ऑल इंटीजर्स है। जी क्लास, बताएं ट्रू है या नहीं। जी क्लास, तो वापस से मेरे पास मिक्स मिक्स आंसर्स आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ट्रू है और कुछ लोग कह रहे हैं फॉल्स है। अब सबसे पहले मैं वैल्यूज पुट करती हूँ, मैं पैटर्न देखती हूँ और उसकी बेसिस पे मैं डिसाइड करती हूँ कि आइदर इट्स ट्रू और इट्स नॉट। ठीक है, तो ये मैंने अपना बना लिया है रफ सेक्शन। इस रफ सेक्शन के अंदर मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। तो रफ सेक्शन में मैंने ये देखा कि अगर मैं यहाँ पुट करूँ लेट्स से वन, ठीक है, x इक्वल टू वन पुट करूँ तो ये बनता है वन का स्क्वायर वन, वन प्लस थ्री फोर, फोर इज ग्रेटर देन फोर, नो इट्स नॉट, ये वाला तो मेरे पास फॉल्स केस आ गया। चलिए टू पुट करती हूँ। टू पुट किया तो ये मेरे पास बन गया फोर, फोर प्लस थ्री इज ग्रेटर देन फोर, येस इट्स ट्रू, ये मेरे पास ट्रू केस है। चलें x इक्वल टू थ्री टेस्ट करती हूँ, तो थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन प्लस थ्री इज ग्रेटर देन फोर, येस इट इज ऑल्सो ट्रू। अब तो मेरे पास एक से ज़्यादा ट्रू आ गए, तो अगर एक से ज़्यादा ट्रू होंगे तो ये कैसे ट्रू हो सकता है, तो ये नहीं ट्रू, इसलिए इसका आंसर है फॉल्स। ठीक है, फॉल्स के अगेंस्ट अगर आप लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं कि आप कहें जी फॉर मोर देन वन वैल्यू ऑफ एक्स, मोर देन वन वैल्यू ऑफ एक्स द स्टेटमेंट इज ट्रू।
ठीक है, तो आपने कहा है कि एक से ज़्यादा वैल्यू के लिए ये ट्रू है, इसलिए इसका आंसर फॉल्स है। ठीक है, और इवन आप यहाँ पर वो वैल्यूज़ भी स्टेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स मैंने जिनके लिए टेस्ट किया वो है 2,3 द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ठीक है बेटा, तो क्या चीज़ नोटिस करनी है? नोटिस ये करनी है कि अगर एक से ज़्यादा के लिए ट्रू हुआ तो भी फॉल्स, अगर एक से किसी के लिए भी ट्रू नहीं हुआ तो भी फॉल्स, लेकिन अगर एग्जैक्टली एक के लिए ट्रू हुआ देन इट्स ट्रू। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो क्विकली पूछ ले। जी स्टूडेंट्स, समझ आ गई आपको यहाँ तक? तो ये था, इसको हम कहते हैं यूनिकनेस क्वांटिफायर। यूनिकनेस क्वांटिफायर की आपको समझ आ गई है कब ट्रू होता है। अब यहाँ पे एक छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, और इसी के साथ हम अपना लेक्चर जो है वो एंड करेंगे। तो पहली चीज़, अब आपके पास ना, अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले मैं आपको ये बता रही थी कि आप जो है डोमेन जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ जी आपके कोई फंक्शन ने दिया, मैंने कहा है जी आपकी जो डोमेन है ना वो है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ऐसे भी मैं लिख सकती हूँ, या मैं कह सकती हूँ कि जो डोमेन है ना वो लेट्स से 1 से लेकर 4 तक है। ठीक है, ऐसे भी मैं डोमेन लिख सकती हूँ। तो अब यहाँ पर यही डोमेन की रिस्ट्रिक्शन जो है ना वो आप इसी आपके क्वांटिफायर के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें ना तो इसका मतलब है वो कि ये कह रहा है कि आपने x की वही वैल्यूज पुट करनी है जो लेस देन 0 हैं। यानी अगर मैं इसकी डोमेन, अगर मैं ये इसकी डोमेन में ये भी कह दूं ना कि इसकी डोमेन जो है वो ऑल इंटीजर्स है, ऑल इंटीजर्स, लेकिन मैं क्या करूं, मैं साथ में इसके साथ ये वाला सिंबल लगा दूं, इसका मतलब है कि आपके पास डोमेन चाहे ऑल इंटीजर्स है, आप इसके अंदर सिर्फ वही वैल्यूज पुट कर सकते हैं जो लेस देन 0 हैं। ठीक है, जो लेस देन 0 है, सिर्फ आपने उनके लिए इसको टेस्ट करना है, ग्रेटर देन 0 के लिए नहीं टेस्ट करना, सिर्फ लेस देन 0 के लिए टेस्ट करना है। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे बेशक मैं यहाँ पे भी डोमेन ऑल इंटीजर्स लिख लूँ, लेकिन जब आप यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है z इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे जो इसके इमीडिएट चीज लिखी होती है ये रिप्रेजेंट कर रही होती है इसकी डोमेन के ऊपर जो हमने बाउंड लगाई होती है, रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है। तो यहाँ पर आप देखें तो लिखा हुआ है z इज ग्रेटर देन 0, तो कौन सी वैल्यू पुट करनी है? जो ग्रेटर देन 0 है, यानी 1 2 3 4 और पॉजिटिव जितनी मर्जी पुट कर लें। ठीक है, तो इस तरह से भी हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरह से देखना चाहें तो ये लिखा हुआ है फॉर एवरी एक्स इन द डोमेन वेयर एक्स इज ग्रेटर देन या लेस देन 0, बल्कि लेस देन 0, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। इसको आप सिंपली इग्नोर कर दें, मैं स्लाइड को रिमूव कर देती हूँ, ये आपकी थोड़े से समझ से थोड़ा सा परे है। अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये इस तरह से होता है कि जब आप फॉर ऑल एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो इम्प्लीकेशन से रिप्रेजेंट होता है, देयर एग्जिस्ट को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो एंड से रिप्रेजेंट होता है। लेकिन ये स्लाइड को मैं भी रिमूव कर देती हूँ, ये आपका पार्ट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं बाउंड और फ्री। बाउंड और फ्री का क्या मतलब है, अब हमने ये सीखने की कोशिश करनी है। अगर अब यहाँ पर तो अभी हम ना नेक्स्ट लेक्चर में एक और चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसे हम कहेंगे नेस्टेड क्वांटिफायर। ठीक है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखेगा कि ये एक स्टेटमेंट के अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल लिस्टेड है। अब आपके पास अगर किसी चीज़ के ऊपर आपने क्वांटिफायर लगा दिया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वांटिफायर x के अगेंस्ट है, तो x जो है वो बाउंड हो गया है। ठीक है, क्योंकि अब x की वैल्यू एक पर्टिकुलर डोमेन से आएगी, और यहाँ पर y जो है वो आपका फ्री है। तो वो वेरिएबल जिसके लिए आपका क्वांटिफायर लगा होता है वो बाउंड होता है। उसके अलावा अगर कोई वेरिएबल लिस्टेड है तो वो फ्री होता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है हमारे पास। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर y भी बाउंड है और x भी बाउंड है। जब दोनों बाउंड होंगे तभी एक्चुअली वो चीज़ हमारी प्रोपोजिशन होगी। लेकिन अगर एक प्रोपोजिशन में एक बाउंड है और एक से ज़्यादा वेरिएबल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और बाकी फ्री हैं, तो वो प्रोपोजिशन ही नहीं होगी, क्योंकि आपको y की वैल्यू जो है वो नोन नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं स्कोप ऑफ क्वांटिफायर। स्कोप ऑफ क्वांटिफायर क्या होती है कि वो क्वांटिफायर किस वाले एरिया के ऊपर एप्लीकेबल है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इस पूरी ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये देयर एग्जिस्ट एक्स इस पूरे के ऊपर अप्लाई होगा।
अगर आप यहाँ पर देखें तो ये वो कॉन्सेप्ट है जिसको हमने अगले लेक्चर में पढ़ना है, जिसे हम कहते हैं नेस्टेड क्वांटिफायर। तो अगर आप देखें ये फॉर ऑल एक्स जो है ये इस पूरे के ऊपर एप्लीकेबल है, और ये जो देयर एग्जिस्ट है वो इस वाले एरिया के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आप ये समझ आनी चाहिए ये आपका जो क्वांटिफायर है वो एक्चुअली में अप्लाई किस पे हो रहा है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो ये देयर एग्जिस्ट एक्स इस पूरे पे अप्लाई हो रहा है, तो ये इसकी पूरा इसकी स्कोप के अंडर आता है। अगर आप ये देखें तो देयर एग्जिस्ट एक्स सिर्फ इस पार्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो इसकी स्कोप में सिर्फ ये वाला पार्ट है, ये वाला नहीं है। ये वाला देखें तो देयर एग्जिस्ट एक्स इस पूरे पे अप्लाई हो रहा है, तो ये सारा इसकी स्कोप में है। यहाँ पर आप देखें तो देयर एक्सिस की स्कोप सिर्फ इतनी है और फॉर एल एक्स की स्कोप सिर्फ इतनी है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है स्कोप का, कि आपका जो क्वांटिफायर है वो कितने एरिया के ऊपर यानी किस एक्सप्रेशन के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल है। ठीक है, और अगर हम प्रेसिडेंस की बात करें तो प्रेसिडेंस आपकी क्वांटिफायर्स की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, एंड और नॉट, इन सबसे ज़्यादा आपकी प्रेसिडेंस जो है वो आपके क्वांटिफायर की है। ठीक है, जैसे अगर आप ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपने पहले क्वांटिफायर सॉल्व करना है। यानी अगर मैं इसको जो है वो ब्रैकेट लगाऊं तो मैं इसकी ब्रैकेट इस तरह से लगाऊंगी कि पहले इसको सॉल्व करें देन इसको और करें विद दिस। ठीक है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है, ये इसका मतलब नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखी है कि किसकी स्कोप क्या है। इसकी स्कोप सिर्फ इतनी थी, इसलिए मैंने इसके गिर्द ब्रैकेट लगाई है और इसको सेपरेटली रहने दिया है। पहले मैं इस ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करूंगी जिसमें मेरा क्वांटिफायर लगा है, देन मैं उसको क्यू के साथ और करूंगी। ठीक है, इसके अलावा एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये भी मैं आपको क्विकली बता देती हूँ। ये है निगेट करना। तो जब हम निगेट करते हैं तो मैं आपको निगेट करना सिखाती हूँ, तो आपको ये बहुत क्विकली समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को निगेट करूँ, तो जब मैं अपने क्वांटिफायर को निगेट करती हूँ, तो अगर मेरे पास फॉर ऑल का क्वांटिफायर है तो वो निगेट होके देयर एग्जिस्ट में चेंज हो जाता है, और अगर मेरे पास देयर एग्जिस्ट का है तो वो फॉर ऑल में चेंज हो जाता है। तो जब मैं इसको निगेट करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, फॉर ऑल की जगह देयर एग्जिस्ट आ जाएगा, बाकी सब चीज़ें एक्स इधर ही रहेगा और नॉट इसके साथ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा नॉट पी ऑफ एक्स। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ एक बताती हूँ। लेट्स से मैंने आपको गिवन था, मैंने आपको जो एक्सप्रेशन दिया ना वो मैंने आपको दिया नॉट, मैंने कहा इसको सिंप्लीफाई करें। मैं आपको एक वाइट बोर्ड पर ही ले जाती हूँ ताकि आप उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करके। तो मैंने आपसे कहा है कि जी सिंप्लीफाई करें। ठीक है, सिंप्लीफाई किसको करें जी, सिंप्लीफाई करें इस चीज़ को, फॉर ऑल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। मैंने कहा जी इसको सिंप्लीफाई करें। इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि नॉट इसके ऊपर अप्लाई कर दें। जब आप इसके ऊपर नॉट अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा देयर एग्जिस्ट एक्स। ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा देयर एग्जिस्ट एक्स, आपका नॉट जो है वो इस ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये इस तरह से बन जाएगा देयर एग्जिस्ट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 4। ठीक है, बात समझ आती है। तो नॉट सब के ऊपर अप्लाई हो गया, क्वांटिफायर पे अप्लाई हुआ तो वो देयर एग्जिस्ट में चेंज हो गया, और जब उसके एक्सप्रेशन पे अप्लाई हुआ तो वो तो आपको निगेट करना आता ही है, इक्वल था तो वो नॉट इक्वल लगा दिया। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि जी इसको सिंप्लीफाई करें, नॉट देयर एग्जिस्ट एक्स एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो अगर आप इसको निगेट करना चाहेंगे तो इसको भी आप निगेट इजीली कर सकते हैं। निगेट जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉर ऑल एक्स के अंदर, निगेशन आपके पास यहाँ आ जाएगी, ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स। स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ। जब आपने इसके ऊपर निगेशन अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा फॉर ऑल एक्स, और जब आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज लेस देन एक्स। ठीक है, हमने ये सीखा था कि जब ग्रेटर देन इक्वल होता है तो हम उसको लेस में चेंज करते हैं। तो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन है। फॉर ऑल को निगेट करेंगे तो देयर एग्जिस्ट में चेंज हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट को निगेट करेंगे तो फॉर ऑल में चेंज हो जाएगा। कोई सवाल हो तो पूछ लें, मेरी तरफ से लेक्चर एंड हो गया। जी स्टूडेंट्स, कोई सवाल आपका? जी स्टूडेंट्स, समझ आई है नहीं आई, बिल्कुल चुप है। मैम आ गई मैम। Understand.
बेटा जीशान, आपने जो सवाल पूछा उसको मुझे एलैबोरेट कर दें। आपने एक्चुअली में पूछना क्या चाहा है? आपने यहाँ पे अगर पूछा तो ये प्लस प्लस ही रहेगा, ठीक है? प्लस माइनस में चेंज नहीं होता, सिर्फ आपका ये इक्वालिटी और नॉन इक्वालिटी में चेंज होता है। तो ये ग्रेटर देन लेस देन में चेंज हो जाता है, लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है, वहाँ पे चेंज आता है, ठीक है? यहाँ प्लस माइनस में कोई चेंज नहीं आता। अगर आपका सवाल जो मैंने इंटरप्रेट किया वो ये है तो इसका मतलब यही है, ठीक है? अगर ये सवाल नहीं था तो आप मुझसे डायरेक्टली माइक अनम्यूट करके पूछ लें। तो क्लास आपकी असाइनमेंट के अंदर जो है वो रिलेटिवली आसान ही अस्सलाम सवाल वालेकुम। होंगे।